गुड इवनिंग बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल है। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां हम कवर कर रहे हैं रीजन असर्शन सीरीज को, जिसके हम 2 लेक्चर्स बखूबी तरीके से कवर कर चुके हैं। और आई होप आप सबको उन सब ने काफी हेल्प किया होगा। जो टॉपिक्स हमने कवर किए उन टॉपिक की क्लैरिटी आपको काफी अच्छे से मिली होगी। रीजन असर्शन का जो डर है थोड़ा थोड़ा कम हुआ होगा। और आई होप कि जैसे हमारे लेक्चर्स पूरे कंप्लीट हों, पूरी तरह से डर फिनिश हो जाए। क्या बात समझ रहे हैं आप? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर से आपको बिल्कुल वैसे ही जोश दिखाना है, वैसे ही फोकस रहना है, ताकि इस बार जो क्लैरिटी हो वो और ज्यादा हो जाए। गेट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को। लेट्स गेट स्टार्टेड। करते हैं अपने फर्स्ट असर्शन को और पढ़ते हैं क्या लिखा है असर्शन में। मोस्ट ऑफ द एटम इज एन एम्प्टी स्पेस। बिल्कुल सर, ये कैसे पता चला? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बात सबको समझ में याद आया? ये एक्सपेरिमेंट में करके उन्होंने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द जो एटम का स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी है, खाली है। और सिर्फ एक छोटे से पार्ट में, बिल्कुल एक पॉइंट साइज से पार्ट में, एक हाईली कंसंट्रेटेड डेंस पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। चलो रीजन पे आते हैं। रीजन में लिखा है फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर -15 मीटर एंड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी थ्योरी साइज ऑफ द एटम इज 10 टू द पावर -10 मीटर। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? तो रदरफोर्ड ने ही हमें ये न्यूक्लियस के बारे में बात की थी और उन्होंने ये बताया था कि कितना होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज होती है। तो एक्सप्लेन हो गया। तो यहाँ पे हमारा असर्शन सही है, रीजन सही है। और अगर दोनों चीजें सही होती हैं तो आपको पता है कि हमारा खाता किससे खुलेगा? ए से। गेट इट? दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। तो हमने पहला आंसर कंप्लीट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखते हैं सेकंड असर्शन क्या कह रहा है हमसे। assertion if the electrons in an atom were stationary then they would fall into the nucleus। क्या कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में स्टेशनरी कंडीशन में आ जाए तो वो न्यूक्लियस पर गिर जाएगा। क्या ये बात सही है? समझते हैं। देखो, हमारे पास ये हो गया न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा होता है भाई साहब? एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो किसके अट्रैक्शन फोर्स से बंधा होता है? वो बंधा होता है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से। कहने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और हमारा न्यूक्लियाई कैसा है? पॉजिटिव है। ऐसी कंडीशन में जो फोर्स लगते हैं वो कैसे फोर्स होते हैं भाई? कूलम्बिक फोर्सेस होते हैं। और ये कूलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करके देता है? सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई क्या होता है कि दोनों चीजें आपस में बैलेंस होती हैं और ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का अपनी ऑर्बिट में वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। लेकिन अगर मान लो कि थोड़ी देर के लिए आपने इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी कर दिया, ऐसी कंडीशन में जो हमारा सेंटीपिटल फोर्स है वो तो जीरो हो गया। अगर सेंटीपिटल फोर्स जीरो हो गया तो जो कूलम्बिक अट्रैक्शन उसे बैलेंस कौन करेगा? कोई नहीं। और अगर कोई बैलेंस करने के लिए नहीं है तो फिर न्यूक्लियस पर जाके इलेक्ट्रॉन को तो गिरना ही पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो क्या है? करेक्ट है। आगे बात समझ में? ओके, रीजन पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो एक अट्रैक्शन का काम कर रहे थे। किसके बीच में? नेगेटिव चार्ज के बीच में और हमारे पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में। क्या ये बात सही है? तो सर ये वाली बात बिल्कुल सही। क्या ये इस बात को एक्सप्लेन कर पाएगी? 100% एक्सप्लेन कर पा रही है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे और पढ़ा जाए अपने थर्ड सेशन को। क्या लिखा हुआ है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टाइप। ठीक है, मेरी बात को समझना। बोलने के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, वो भी किस एटम की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन टाइप एटम की बात कर रहे हैं। तो वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम, किसी भी
एटम की बात चल रही हो, किसी भी एटम की बात चल रही हो, उस एटम में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ना कि इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस एटम के इलेक्ट्रॉन है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके लिए लिख के दूं, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है L इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। क्या बात समझ में आ रही? यहाँ पे जो n है नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और देखो कहीं पे भी z के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसा कोई बात हुई नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात नहीं हो रही तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाली बात है वो बिल्कुल क्या है, हमारी करेक्ट हो गई, इंडिपेंडेंट हो गया, क्लियर। रीजन पे आते हैं, इन ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज मिनिमम। अगर मैं ग्राउंड स्टेट पे जाऊं तो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम होगा। ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है जानते हो? ग्राउंड स्टेट का मीनिंग हो गया n इज इक्वल टू 1, और अगर n इज इक्वल टू 1 मैंने लिखा तो आंसर क्या आएगा, h अपॉन 2 पाई। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। n की वैल्यू 2 रखोगे तो इंक्रीज कर जाएगा। तो रीजन भी मेरा करेक्ट है, लेकिन क्या हमारा रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो नहीं सर, बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्या वो क्लैरिटी दे रहा है कि ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दे रहा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको पता है कि आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। गेटिंग माई पॉइंट्स? क्लैरिटी हुई सर? ओके, तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट असर्शन। असर्शन में क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम हैज मैनी लाइंस। क्या बोला है? बोला है इसने कि हाइड्रोजन जो एटम हमारा होता है वो कंसिस्ट करता है केवल एक इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन एटम केवल एक इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जब हम यहाँ से इसके एमिशन के स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें मल्टीपल लाइंस मिलती है, बहुत सारी लाइंस देखने को मिलती है, बहुत सारे डिस्क्रीट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। होता है क्या? ये बात बिल्कुल सही है, आप जानते हो, आपने जब पढ़ा तो ऐसी बात हुई थी। असर्शन तो सर सही हो गया, क्लियर है, उसने अपनी बात कह दी। ओके, अब ये कैसे होता है उस पर हम बात करेंगे, उससे पहले आते हैं जरा रीजन पे। देखो रीजन क्या कह रहा है, रीजन हमारा क्या है, only Lyman series is found in absorption spectrum of hydrogen atom, whereas in the emission spectrum all these series are found। ठीक है, तो अब इन्होंने ये जो बात कही है कि लाइमन सीरीज केवल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिलती है हाइड्रोजन एटम के, जबकि बाकी और सीरीज हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाती है। चलो, इस बात को समझने के लिए उससे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये जो लाइन वाली कहानी है वो कहाँ से आई। ठीक है, तो आ जाओ समझते हैं अपनी लाइन की बातों को। देखिए, हमें जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम लाइंस मिलती है वो होती है, आप ऐसा समझो कि ये मैंने दो ऑर्बिट्स लिए, ठीक है, टू एनर्जी ऑर्बिट्स हैं, एक हायर एनर्जी लेवल लिया है और एक लोअर एनर्जी लेवल लिया है। ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, और यही एनर्जी जब रेडिएट होती है तो क्या फॉर्म करती है, एच सी बाई लैम्डा। मतलब आपको वेव्स देखने को मिलेंगे, आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ के स्पेक्ट्रल लाइंस रेडिएट होंगी, और जैसे जैसे आप अलग अलग एनर्जी लेवल से जंप करोगे वैसे वैसे डिफरेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ का डिफरेंस अलग होगा, यहाँ का डिफरेंस अलग होगा, यहाँ का डिफरेंस अलग होगा, और उसी पैटर्न में आपको लैम्डा की वैल्यू भी क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, ना कि किसी कंटिन्यूअस पैटर्न में। क्योंकि फिक्स्ड ऑर्बिट है तो फिक्स्ड ऑर्बिट की जो डिफरेंस होंगी वो भी क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। मान लो एक ऑर्बिट 100 पे है, एक ऑर्बिट 400 पे है, एक ऑर्बिट 500 पे है, एक ऑर्बिट 1000 पे चली गई, तो डिफरेंस क्या कंटिन्यूअस दिख रहा है? नहीं, सब तो अलग अलग आएंगे, तो रिजल्ट भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इसीलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन ने जब जंप की तो वहां से हमें क्या मिलेंगे, मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। अगर सबसे लोवेस्ट पे कूदेगा तो लाइमन सीरीज बना के देगा, सेकंड पे कूदेगा तो बाबर बनाएगा, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, ऐसे करके हमें कई सारी सीरीज देखने को मिलेंगी। हमारी पहली बात बिल्कुल सही हो गई है। अब हम चलेंगे अपने रीजन पे। तो क्या कह रहा है हमारा रीजन, ओनली लाइमन सीरीज फाउंड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा करता हूँ इरेज, और फिर मैं तुम्हें अपनी बात को समझाता हूँ क्या कहना चाहते हैं ये लोग। कह रहे हैं जो लाइमन सीरीज है वो केवल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या समझते हैं? लाइमन सीरीज क्या होती है सर, सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लोएस्ट यहीं पे हमारा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एनर्जी आएगी, जैसे ही एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके तुरंत जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। मैं पेन ले लेता हूँ, तुरंत कहाँ जंप कर जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। कितनी देर के लिए रुकता है, 10 टू द पावर -8 सेकेंड के लिए।
ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसने कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब की है। तो वो फर्स्ट में जा सकता है, सेकंड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है ना, फिफ्थ में जा सकता है। ये सारी देखो, फर्स्ट को छोड़कर मैं जितने भी 1 2 3 4 बोल रहा हूँ, वो सारी कौन से स्टेट है हमारी? एक्साइटेड स्टेट्स है। कौन से स्टेट्स है हमारी? एक्साइटेड स्टेट्स है। तो वो किसी पे भी जा सकता है और रुकेगा कितनी देर? केवल 10⁻⁸ सेकंड के लिए। उसके बाद फिर क्या होगा? वहां से वापस आना शुरू करेगा। अब जब ये वापस आता है तब भी बड़ी खास बात होती है भाई। देखो, ये पहले से अपने लोवेस्ट पे आएगा, उसके बाद अगले लोवेस्ट पे आएगा, फिर अगले लोवेस्ट पे आएगा, फिर अगले लोवेस्ट पे आएगा, फिर अगले लोवेस्ट पे आएगा। तो अगर बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन जो हमें देखने को मिल रहा है वो स्पेशली कहाँ पे देखने को मिल रहा है? लाइमन सीरीज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब हम एमिशन की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये हमें हर तरह की सीरीज मिलने को देखने को। भाई जो लाइमन पे आके रुकेगा लाइमन सीरीज देगा, जो बामर पे आके रुकेगा बामर सीरीज देगा। मतलब ऐसे करके जहां जहां भी जिसने क्या क्या ट्रांजिशन किया वो सारी सीरीज हमें देखने को मिली। तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो दोनों बातें हमें क्या मिल रही? एग्जैक्ट करेक्ट मिल रही। कैसे मिल रही? एग्जैक्ट करेक्ट मिल रही। लेकिन क्या हमारा जो ये रीजन है, ये हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो नहीं, इसने अपनी अलग बात कही है, उसने अपनी अलग बात कही है। और अगर ऐसी बात होती है तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाते हैं भाई? बी के साथ जाते हैं। क्या बात समझ गए? गेट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखो, कह रहे हैं कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है वो होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पता है सबको? क्यों पता है भाई? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होंगे, उतने नंबर ऑफ किसके होंगे भाई? प्रोटॉन के होंगे। तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। अब रीजन को पढ़ लेते हैं। तो रीजन क्या कह रहा है? एटम कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एग्जैक्ट बात सही है। तो सर असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो किसके साथ जाओगे? ए के साथ जाओगे। सिंपल। अगला असर्शन पढ़ा जाए, बिल्कुल दम के साथ, जोश के साथ पढ़ा जाए। पढ़ते हैं। असर्शन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड एक्सेलरेटेड पार्टिकल कंटिन्यूअसली इमिट्स रेडिएशन। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल होता है वो रेडिएशन करता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल थ्योरी ने बोला क्या था कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर चार्ज पार्टिकल है, वो किसी रीजन से एक्सेलरेटेड हो जाए। कैसा हो जाए भाई? एक्सेलरेटेड हो जाए। ऐसी कंडीशन में वो किसका फॉर्मेशन करता है? वो फॉर्मेशन करता है ईएम वेव्स का। किसका फॉर्मेशन करता है? ईएम वेव्स का। याद है आपसे बात की गई थी चैप्टर 8 में, आपने सीखा कि ईएम वेव के हमारे सोर्सेस क्या होते हैं। तो उन सोर्सेस में पहला ही आया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, जिसमें हमारे पास एक सर्किट भी आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। उसमें चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। तो वो क्या फॉर्म करके देता है हमें? क्या फॉर्म करके देता है हमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेम ऐसा अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेटेड है, तो वो किसको फॉर्म करके देगा हमें? ईएम वेव को फॉर्म करके देगा। तो असर्शन ने अपनी बात तो बहुत बढ़िया से सही सही कह दी। ओके, रीजन पे आते हैं। रीजन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द प्रपोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड एटॉम मॉडल विल बी पैराबोलिक। क्या रदरफोर्ड ने ऐसी कोई बात कही थी कि भाई हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैराबोलिक पाथ पे चलेंगे? पॉसिबल है क्या? ऐसी कोई बात नहीं कही, और किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कि पैराबोला कैसे चलेगा भाई? पैराबोला चलेगा तो एटम से बाहर जाने वाली बात होगी। तो भैया रीजन तो पूरी तरह ही गलत हो गया, एक्सप्लेनेशन तो छोड़ ही दो। तो किस में जाओगे? ऑप्शन नंबर सी में जाओगे। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, खत्म करेंगे। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। The trajectory traced by an incident particle depends on the impact parameter of collision. Oh, what क्या बात आ गई? जरा समझते हैं। कह रहे जो ट्रेजेक्ट्री होती है, अगर हम उसे ट्रेस करें किसी इंसिडेंट पार्टिकल की, तो ये डिपेंड करेगी ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ कोलिजन। व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर? आओ समझाता हूँ तुम्हें, देखो ध्यान से। ये मेरा क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब मुझे न्यूक्लियस को हिट करना है, तो मैंने इसका लिया सेंटर। ठीक है, और जब मैं इसका सेंटर लूंगा तो इसी सेंटर से समझिएगा मेरी बात, इसी सेंटर से मैं क्या करता हूँ? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिसाइड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिसाइड कर दी भाई अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ बी। ये होता है मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, सेंटर से ऊपर भी सेंटर से नीचे, मतलब कि वो जगह, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, किससे? किसी भी चार्ज पार्टिकल की। कोई अल्फा पार्टिकल आप ऐसे लेके आ रहे हो तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, जैसे ये, ठीक है, तो उस वेलोसिटी वेक्टर से लेके
मैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से मेजर करूंगा दैट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब ऐसे आप समझो कि मुझे किसे इम्पैक्ट करना है, न्यूक्लियस को इम्पैक्ट करना है, तो क्या पैरामीटर मेरे होने चाहिए ताकि हम अपने न्यूक्लियस को क्या कर पाए, हिट कर पाए। या बात समझ में आ गई, इम्पैक्ट पैरामीटर की बात समझ में आ गई। ओके, अब इम्पैक्ट पैरामीटर की बात में उसने क्या बोला है कि ये जो पाथ होते हैं हमारे, ट्रांजैक्टरी जो बनती है वो इस बात पे डिपेंड करती है या नहीं। तो समझो समझो, अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं कोई चार्ज पार्टिकल लेके आया, ठीक है, और उस चार्ज पार्टिकल के लिए बी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, अच्छी खासी वैल्यू है, ठीक है, बड़ा इंपैक्ट पैरामीटर है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो न्यूक्लियस से दूर होगा होगा और अगर वो न्यूक्लियस से दूर हुआ तो वो क्या कम फील करेगा भैया, तो वो कम रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। अगर वो कम रिपल्सिव फोर्स फील करेगा तो वो क्या होगा, कम डाइवर्टेड भी होगा, यानी स्मॉल एंगल्स पे डाइवर्ट होगा। लेकिन अगर वहीं पे मैं आपसे ये कह दूं कि आप अपना जो बी है वो कम कर दो, है ना, इम्पैक्ट पैरामीटर और ज्यादा क्लोज चले जाओ न्यूक्लियस के, देखो ये न्यूक्लियस हमने बना रखा है यहाँ पे, इसका और क्लोज आ जाओ, बिल्कुल पास आ जाओ, बी की वैल्यू और कम कर दो, ठीक है, और कम कर दो। ऐसी कंडीशन में आप न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज आओगे और अब आपका जो रिपल्सिव फोर्स है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको अपना पाथ रिट्रेस भी करना पड़ सकता है, पूरा पूरा 180 पे भी वापस जा सकते हो। इसका मतलब जो तुम्हारी ट्रांजैक्टरी वो डिपेंड तो इस बात पे कर ही रही है, यानी असर्शन वाली कहानी सर बिल्कुल सही होगी। क्या बात समझ गए? ओके, रीजन क्या है, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन्होंने तो भैया पूरा रीजन में इसकी कहानी ही बोल दी कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये बताया, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रेजेक्ट्री पे ये इम्पैक्ट अपना कैसे डालेगा। और अगर ऐसी बात इन्होंने नहीं कही है तो तुम्हें पता है कि किस ऑप्शन के साथ आप जाओगे। सर ए सही है, आर सही है, दोनों सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, तो बी के साथ हमें जाना होगा। किसके साथ जाना होगा, हमें बी के साथ जाना होगा। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे और स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, असर्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है असर्शन में भाई, लिखा द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन भैया कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की जो जगह है ना वो क्या है, फिक्स्ड है, जिसे तुम क्या बोलते हो, फिक्स्ड ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अगर वो जगह फिक्स है तो वहां की एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो इसका मतलब वो क्वांटाइज्ड हो गई। सर पहली बात तो बिल्कुल बिल्कुल सही होगी। बात समझ में आई मैंने क्या कहा, इसने क्या क्या वो समझ में आया। ओके, अब रीजन पे आते हैं। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली ऑक्यूपाई सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल्स विद इन एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, सिर्फ उनके एनर्जी लेवल्स क्या होंगे सर, सर्टेन होंगे। क्या होंगे, एनर्जी लेवल सर्टेन होंगे, कोई कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर एनर्जी लेवल ही फिक्स है तो एनर्जी भी फिक्स हो जाएगी। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो फिर जाइए खुशी खुशी किसके साथ, ए के साथ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दम लगा के पढ़ा जाए सर। ओके, क्या लिखा है, द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट होता है किसी एटम का वो क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है, मतलब n इज इक्वल टू 1। और अगर आप n इज इक्वल टू 1 पे, अगर आप n इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी निकालने जाओगे तो मिलेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर में एन की वैल्यू 1 रख दोगे तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबसे कम एनर्जी है, ठीक है। आप देख रहे हो नेगेटिव साइन में हमें कितनी बड़ी वैल्यू मिली है। जबकि अगर मैं यहीं पे 2 पुट कर दूं, तो आप जैसे ही 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर करोगे भाई, तो जो आंसर आएगा डिवाइड करने पे वो माइनस का 3.4। यानी जो माइनस में वैल्यू देखो मेरी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब लोवेस्ट वैल्यू तो सर यही है। तो भैया बिल्कुल बात सही कही, ठीक है। अब रीजन जरा देखो क्या दिया, इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑर्बिट टू द न्यूक्लियस। ये कह रहे हैं जो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ऑक्यूपाई करता है क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑर्बिट, किसके, न्यूक्लियस के। अब आप ऐसा समझो कि अगर आप न्यूक्लियस के सबसे क्लोज वाली ऑर्बिट पे हो, सबसे क्लोज वाली ऑर्बिट पे हो, तो न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आप पे लगेगा।
एक स्ट्रॉन्ग फोर्स आप फील करोगे, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स तुम्हें क्या करके रखता है, वो तुम्हें बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है। और अगर कोई चीज तुम्हें बांध के रख रही है, ठीक है, उसने अपना फोर्स लगा रखा है, तो उस फ्री होने के लिए तुम्हें और एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जब भी कोई बाइंड करता है, ठीक है, किसी को, यानी जो पार्टिकल बाइंड हो जाता है उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए देखो यहाँ पे जो 13.6 की वैल्यू है वो माइनस में लिखी है, इसका मतलब ही क्या है कि वो बंधा हुआ है। आगे बात समझ में? तो सर रीजन भी बिल्कुल सही है और ये एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो आपको पता है कि क्या कहना है। चल भाई, ए के साथ जाओ, ऑप्शन नंबर ए लगाओ। चलते हैं अगले पार्ट में। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। देखो, पर डे आधे घंटे 40 मिनट देने से आपका कुछ जाएगा नहीं, और फिर मैं जो कर रहा हूँ आपको वीडियोस 1.5 पे लगा लेना, कोई खास बात नहीं। सिर्फ जब आप ऐसा कोई असर्शन मिल जाए जहाँ पे रीजन तुम्हें कंफर्म नहीं हो रहा, है ना, जहाँ पे मतलब समझ में ना रहा, वहां की स्पीड डाउन करो, लेक्चर समझो, सुनो, और जो रीजन असर्शन तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो बहुत बढ़िया आसान है, मैं कर लूंगा, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, स्पीड से करो। ठीक है, मुझे बनाने में देखो, मैं आप ऐसा समझो कि कंटेंट के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मुझे हर एक बच्चे को समझाना है। हो सकता है कि आपको सारी चीजें आ रही हो तो आपको लगता है जल्दी जल्दी होना चाहिए, इतना ज्यादा टाइम क्यों लेते हैं, लेकिन मुझे सबको समझाना, जिसे कुछ भी नहीं आता है उसे भी मुझे समझाना है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में मैं हर एक चीज को बहुत बेसिक से लेके चलता हूँ, कि अगर मान लो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर भी आप समझ जाओ, समझ गए बात को। और अगर आपको आ रहा है तो आप अपनी स्पीड को रेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो पेशेंस के साथ पढ़ो। एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, ये तो मेरी गारंटी है, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। समझ गए बात को? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या लिखा हुआ है? द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और इस बात को तुम्हें समझाता हूँ। चलो ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट मैंने क्या बोला था, एन इज इक्वल टू 1 होती है, और यहाँ की एनर्जी कितनी होती है जानते हो? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें करके दिया। व्हाट इज द आयोनाइजेशन? आयोनाइजेशन का मतलब जानते हो? कि हम उस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएं जहां की एनर्जी नेट कितनी हो जाए, 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। समझो, एक इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव एनर्जी से बंधा हुआ है, अब मुझे उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है कि उस पे भाई अब किसी का फोर्स ना रहे। तो क्या करना है? उतना ही पॉजिटिव लाके देना पड़ेगा, तभी तो जाके वो फ्री होगा। और जब वो फ्री होगा तो प्लस और माइनस मिला के नेट एनर्जी कितनी होगी? 0। फॉर एग्जाम्पल, आपने कर्जा ले रखा है, आप लोन में हो और आपको फ्री होना है, तो कितना देना पड़ेगा? उतना ही ना जितना आपने लोन ले रखा है। तो जितना आप माइनस में हो उतना ही अगर आप दे दोगे तो नेट आप पे लोन कितना हो गया? 0। सेम ऐसे नेट एनर्जी उस पे कितनी हो गई? 0 हो गई। और जैसे ही 0 हो गई तो वो क्या हो गया? फ्री हो गया। फ्री होने का मतलब उसने अपना एटम क्या किया? छोड़ दिया। चलो बाहर चलते हैं। अगर एटम छोड़ दोगे तभी तो एनर्जी 0 होगी। क्या बात समझो? अगर तुम किसी ऑर्बिट में रुके रह गए तब तो न्यूक्लियस अपना काम करेगा, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव बचा के रखेगा आप पे। लेकिन आप पे ई 0 होने का मतलब आपने एटम छोड़ दिया। एटम छोड़ने का मतलब क्या हुआ? उस एटम को आपने क्या कर दिया है? आयोनाइज कर दिया है। क्या बात समझ गए? ओके, तो यही तो बोला है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। उस ग्राउंड स्टेट से निकाल के लाओ भाई, आयोनाइजेशन कर दिया। ठीक है, ओके, ये बात तो चलो समझ गया, आयोनाइजेशन तो तुमने कर दिया, क्लियर। अब हम चलते हैं रीजन पे। क्या बात समझ रहे हो? आ जाओ रीजन पे। तो रीजन कह रहा है आयोनाइजेशन इज अ मेजर ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। देखो, स्पेशली जब ग्राउंड स्टेट की बात हो रही तो इसलिए हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। आप आयोनाइज तो कहीं से भी कर सकते हो। सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा भाई? सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा? तो जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में होगा वहां से निकालना ज्यादा बेटर होगा, तो ज्यादा बढ़िया आयोनाइजेशन। फिलहाल यहाँ पे ग्राउंड स्टेट को टारगेट करके बात कर रहे हैं, तो हम ग्राउंड स्टेट को ही मान के चलेंगे कि आयोनाइजेशन ग्राउंड स्टेट से किया जा रहा है। ओके, तो ये कह रहे हैं जो आयोनाइजेशन है वो पता है किस चीज का मेजर है? वो एक बाइंडिंग एनर्जी का मेजर है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग क्या हो गया भाई? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? बांध के रखती है। ठीक है, तो अगर किसी ने उसे बांध के रखा है तो वो मुझे पता करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी लेवल्स पे आपकी एनर्जी निकल के आती है, जैसे मैंने बोला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये पता है एक बाइंडिंग एनर्जी जिससे मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है? बंधा हुआ है। और इतनी ही पॉजिटिव जैसे मैं इसे दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन कटक से निकल के इज इक्वल टू, यानी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेवल पे पहुंच जाएगा। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, तो आपको पता है कि आपको ए के साथ जाना है। क्लियर हो गई बात?
चले नेक्स्ट पे। वेरी गुड, आ रहा होगा क्योंकि समझ में आ रहा होगा। जब समझ में आता है तो मजा आता है, और जब मजा आता है तो पढ़ने का और भी मन करता है। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मजा आ रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। लिखा फॉर बामर ट्रांजिशन। बामर ट्रांजिशन, किस ट्रांजिशन की बात हो रही है? बामर वाली लाइन की, ठीक है। बोल रहे हैं n इज इक्वल टू 3 2। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 से 2 पे जंप मारता हूं तो शोज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेयर एज ट्रांजिशन n इज इक्वल टू इंफिनिटी टू n इज इक्वल टू 2 शोज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आओ तुम्हें ये बात मैं अच्छे से समझाता हूँ, समझिए। सबसे पहले तो बामर पे आ जाओ। तो बामर कहाँ मिलेगा? n इज इक्वल टू 2 पे मिलेगा। तुम्हें एक जंप n इज इक्वल टू 3 से करना है, और तुम्हें एक जंप n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से करना है, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई तुम्हें? तो एक जंप तुमने मारा है इन्फिनिटी से, और एक जंप मारा है n इज इक्वल टू 3 से, ठीक। वेरी ओके। तो अब ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की कहानी कहां से आएगी, इसे भी समझाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल लिखता हूँ। n इज इक्वल टू 2 पे जो तुम्हारा एनर्जी लेवल होता है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इसके ऊपर जैसे ही जाओगे तो वो तुम्हारा हो जाता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक सेकंड में से जरा इरेज करता हूँ, ये थोड़ा पेन जो है वो अच्छा काम नहीं करती है, अच्छा काम करना चाहिए। 1.51, और जब इन्फिनिटी पे जाओगे तो यहाँ जो ई की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, ठीक है। ओके, अब मान लो कि ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू कहाँ पे हुआ? 2 पे हुआ। ऐसी कंडीशन में अगर मैं एनर्जी डिफरेंस की बात करूं तो -3.4 से -1.51 हटाओगे, ठीक है, डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस करने पे तुम्हें कुछ एनर्जी मिलेगी, मिलेगी। डिफरेंस मिला। अब अगली बार यही जो डिफरेंस है वो तुम कहां से करो? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से 2 का, और फिर से तुम्हें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। आप मुझे बता सकते हो कि इन्फिनिटी वाला डिफरेंस ज्यादा आएगा या 3 वाला डिफरेंस ज्यादा आएगा? सिंपल सी बात है, किसका डिफरेंस ज्यादा आएगा? साफ साफ दिख रहा है कि 3.4 का पूरा पूरा 3.4 ही डिफरेंस मिल जाएगा, जबकि 1.51 में 1 पॉइंट के समथिंग आ जाओगे आप, है ना। यानी जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा किसके पास है? वो इन्फिनिटी से कूदने पे है। अब एनर्जी डिफरेंस इन्फिनिटी से डिफरेंस मिल रहा है हमें ज्यादा, और n इज इक्वल टू 3 से हमें डिफरेंस कैसा मिल रहा है? कम मिल रहा है। ये बात तो बढ़िया बढ़िया समझ में आ गई सर, कि जस्ट ऊपर से कूदेंगे तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, और सबसे ऊपर से कूदेंगे तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। अब शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट का मतलब है ये जरा समझाता हूँ। तो सर एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ का कैसा होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो वेवलेंथ कम होगी, अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो वेवलेंथ कम होगी, और एनर्जी कम हुई तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो भाई वेवलेंथ सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? जहां एनर्जी कम। एनर्जी कहाँ कम है? 3 से 2 पे कूदने में। तो क्या 3 से 2 कूदने पे मुझे शॉर्टेस्ट मिलना चाहिए? क्या 3 से 2 कूदने पे मुझे शॉर्टेस्ट मिलना चाहिए? नहीं सर, लॉन्गेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि 3 से 2 में एनर्जी डिफरेंस कम है। अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो देखो यही तो लिखा है कि लॉन्गेस्ट मिल रहा है, और अगले ट्रांजिशन में इन्फिनिटी पे हमें शॉर्टेस्ट मिला, यानी पहली बात तो सर सही हो गई। आया क्या? ऐसे न्यूमेरिकल पेपर में पूछ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे उसने बोला कि मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो आप कहां से कूदोगे? जस्ट ऊपर से कूदो, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होगा। अगर उसने बोला मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो तुम कहां से कूदोगे? जहां एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। सारी बात समझ में? बामर सीरीज के लिए, पास्चन सीरीज के लिए, बैकएंड के लिए, सबके लिए पूछता है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप कॉपी में देखिएगा। ओके, रीजन पे आते हैं। व्हाट इज द रीजन? द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्या बात सही कह रहे हैं? देखो, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और हमने भी तो यही बात तभी तो पता की क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तब जाके हम शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट को कंफर्म कर पाए। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपको ए के साथ जाना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो असर्शन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नेगेटिव। जो टोटल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की होती है एटम के अंदर, वो नेगेटिव होती है। हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे कई सारे एनर्जी लेवल बनाए, तो मैंने बोला कि पहले एनर्जी लेवल में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -3.4, फिर मैंने बोला -1.51, फिर 0.85। ये सब क्या है? निगेटिव निगेटिव निगेटिव। क्यों निगेटिव है? क्योंकि ये सारी एनर्जी निगेटिव इसलिए है क्योंकि किसने बांध के रखा है? न्यूक्लियस ने बांध के रखा है। जब आप बंधे होते हो तो आपकी एनर्जी क्या होती है? माइनस में होती है। ओके, रीजन दिस शोज एक्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये बात जो है एक्सेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है।
जब भी सर एक्सेस की बात होगी कि भैया तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, तो आप हमेशा किस में रहोगे, पॉजिटिव में रहोगे। तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, आप पॉजिटिव हो। तुम्हारे पास लोन है, इसका मतलब क्या, तुम नेगेटिव हो, भाई नुकसान में हो, तभी तो ये नेगेटिव का मतलब होता है। एक्सेस का मतलब पॉजिटिव सिंबल, एक्सेस का मतलब पॉजिटिव सिंबल, और जब नेगेटिव आ जाए तो डिफिशियंसी को शो करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो सर बिल्कुल बढ़िया है, दूसरी बात बिल्कुल गलत है। किस ऑप्शन के साथ चले सर, बड़े से सी ऑप्शन के साथ चलते हैं। क्लियर, ओके। लिखा है बामर इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि पहला कौन है सर, लाइमन, दूसरा कौन है बामर, फिर कौन है पाश्चन, फिर कौन है ब्रैकेट, फिर कौन है सर फुंड। ठीक है, फुंड में पी नहीं पढ़ा जाता, नहीं पफुंड पढ़ते हो तुम इसे, तो नाम वाम ना बिगाड़ना किसी का। ठीक है, फुंड होता है। तो पहली बात तो सर गलत हो गई। अगर पहली बात गलत होगी तो दूसरे पे बामर बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट, ये भी गलत है। सबसे पहली सीरीज कहां से बिलोंग करती है भैया, यूवी से। बामर जो है, ठीक है, सबसे पहले ही बामर सीरीज को खोजा गया था, लाइमन ओमन सबसे पहले बामर सीरीज को खोजा गया था। और ये कहाँ मिलता है पता है आपको, विजिबल रीजन में मिलता है। बामर कहाँ मिलती है, विजिबल में। बाकी पाशन, ब्रैकन, फुन, ये तीनों कहाँ तुम्हें मिलेंगे, तो ये तीनों मिलेंगे तुम्हें इंफ्रारेड में। कहाँ मिलेंगे, इंफ्रारेड में। क्या बात समझ में आ गई। तो आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बाय 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कह रहे हो तुम, कह रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ये तुम जानते हो कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, इज गिवन बाय 10.2, वो तो होगी कि नहीं होगी वो चेक कर लेंगे। पहले आओ बात करते हैं व्हाट इज द एक्साइटेशन एनर्जी। समझो, ये मान लो एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ठीक है। पहला एनर्जी लेवल मतलब n इज इक्वल टू 1, दूसरा एनर्जी लेवल मतलब n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब बाहर से कहीं हमें एनर्जी मिलती है और कोई इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट मतलब पहली स्टेट हमारी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होता है, बाकी जितने होते हैं वो सारी एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है। तो वहां तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, उसी को बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में, यानी ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स पे जाना है। एक्साइटेड स्टेट्स में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, कहां से, ग्राउंड लेवल से, कहां से, ग्राउंड लेवल से, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, समझ में आ गई, ओके। अब इन्होंने क्या बोला कि जो पहला एक्साइटेशन एनर्जी होगा हाइड्रोजन के लिए वो 10.2 होगा। आओ तुम्हें समझाता हूँ, ये बात जो है वो समझाता हूँ। देखो, n इज इक्वल टू 1 पे तुम्हारी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और फिर ऊपर जाओगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब इन्होंने कहा कितना, 13.6 से 3.4 जाने के लिए तुम क्या करोगे भाई, हायर एनर्जी लेवल्स पे जाना है, तो हायर एनर्जी लेवल से तुमको माइनस करके देना पड़ेगा लोअर एनर्जी लेवल का, ठीक है। अब जरा यहाँ से माइनस करोगे तो देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 से 4 जाएगा तो सर 2 बचेगा पॉइंट, और 13 से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब पहली वाली बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कह दी, असर्शन बिल्कुल क्या हो गया सर, करेक्ट हो गया। रीजन में आते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई -13.6 अपॉन n स्क्वायर eV। कहना है कि जो एक्साइटेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ना, वो वाला फॉर्मूला ये है -13.6, ना ना सर ये फॉर्मूला नहीं। देखो हमने क्या किया, हमने डिफरेंस बकायदे निकाला है। और ये जो एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, ये एनर्जी जो होती है, जो हमारे एनर्जी स्टेट लेवल्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उनकी वैल्यू निकालने का। जैसे पहला है तो एन की जगह 1 रख दो, पहला एनर्जी स्टेट आ जाएगा। एन की जगह 2 रख दो तो सेकंड आ जाएगा, वैसे 3.4 मिलेगा, फिर अगला मिलेगा, फिर अगला मिलेगा, समझ गए। तो ये एनर्जी लेवल्स के फॉर्मूले, ना कि एक्साइटेशन का। तो सर रीजन जो है वो रॉन्ग हो गया है, असर्शन बिल्कुल सही है। ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। क्या बात समझ गए, किसके साथ जाइए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए।